रेडियो नोएडा लोकमंच 91.2 एफएम पर मैं विनोद शर्मा आपका स्वागत करता हूं। हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम खास मुलाकात, हम ऐसे लोगों के साथ आपको जोड़ते हैं जिन्होंने सामाजिक क्षेत्र में कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण काम किए हैं। और आज हम एक ऐसी हस्ती को जोड़ रहे हैं जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ गौतम बुद्ध नगर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे जेपी शर्मा जी का। मैं जेपी शर्मा जी का अपने रेडियो स्टूडियो में स्वागत करता हूं। शर्मा जी नमस्कार। नमस्कार घनश्याम जी सर, मैं जानना चाहता हूं कि आपने जो शिक्षा का क्षेत्र चुना, बचपन से ऐसा लक्ष्य था आपका, या आपने परिस्थितियां बनती गई और आप यहां तक पहुंचे? एक जीवन यात्रा, अपने बचपन से जुड़ी बातें हमारे श्रोताओं के साथ शेयर कीजिए। मैं मूल रूप से हिमाचल प्रदेश का रहने वाला हूँ और प्रारंभिक शिक्षा मेरी गांव में हुई है। प्राइमरी स्कूल और हाई सेकेंडरी स्कूल तक एक गांव में मैंने शिक्षा ग्रहण किया है। और शिक्षा की महत्व के बारे में मुझे तभी से जानकारी थी। बहुत जी से हमारे पेरेंट्स ने encourage किया कि शिक्षा कितनी जरूरी है। तो शिक्षा का महत्व उस समय से ही मेरे ज्ञान में था कि कितनी जरूरी है शिक्षा अपने लिए और समाज में और राष्ट्र के विकास के लिए भी। तो मेरी प्रारंभिक शिक्षा स्कूल के ग्रामीण क्षेत्र में हुई थी। हाई सेकेंडरी स्कूल में वहाँ तक किया जी। उसके बाद उस समय मैक्सिमम हायर सेकेंडरी स्कूल तक ही बच्चे शिक्षा ग्रहण करते थे। उसके बाद जो भी पढ़ते थे हायर सेकेंडरी तक, उससे आगे बहुत कम स्कूल आगे जाते थे। यहाँ तक कि जिस क्षेत्र में गाँव में हमारा गाँव था, मैं ही पहला ऐसा छात्र था जो पहली बार हाई सेकेंडरी करके एक कॉलेज की शिक्षा के लिए वहाँ से बाहर निकला। अच्छा। मैं हिमाचल से बाहर निकल के पहली बार पंजाब का शहर है होशियारपुर, वहाँ कॉलेज की एजुकेशन के लिए गया था जी। और वहाँ पे मैंने ग्रेजुएशन किया, बीएससी किया था जी। और ग्रेजुएशन के बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन मैथमेटिक्स में एमएससी किया। वहाँ से पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ आया। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से मैंने एमएससी मैथमेटिक्स किया जी। इसलिए मेरी जर्नी इससे वहाँ शुरू हुई। उसके बाद ये पंजाब यूनिवर्सिटी शिक्षा तक मेरी रही। तो शिक्षा में, एजुकेशन में मेरा इंटरेस्ट उस समय भी था। और जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था अपनी यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से, उस समय ये निश्चय हुआ कि मैं सिविल सर्विसेज के कंपटीशन में भी भाग लूंगा और इसके लिए भी मैंने उसके बाद तैयारी शुरू कर दी जी। वहाँ से मैंने आईएएस के लिए कंप्लीट किया और आईएएस में 1980 का मैंने परीक्षा दी और 1980 के बैच में मैं आईएएस के लिए मेरा चयन जी। ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी उस समय। वहाँ के क्षेत्र से निकलते हुए जैसे वहाँ से अपने क्षेत्र से पहली बार निकला और फिर आईएएस में कंप्लीट करके मिला। और मुझे आईएएस में चयन के बाद मुझे जो कैडर अलॉट होता है आईएएस में, उसमें उत्तर प्रदेश कैडर मिला और उत्तर प्रदेश में 1981 में मैंने आईएएस में अपनी सेवाएं यहाँ शुरू की जी। यूपी में रहते हुए सर, आपने प्रशासनिक रूप से कई जगह काम किया होगा, कई जिलों में काम किया होगा। कुछ ऐसे भी जिले होंगे जहाँ की कुछ काम आज भी आपको याद आ रहे होंगे कि जिनको करके आपने संतुष्टि हासिल की। अब मुझे जब आईएएस में मैंने कंप्लीट किया, मुझे एक ही लक्ष्य था कि इसमें रहते हुए आप समाज ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ सकते हैं, विभिन्न बातों से जुड़ सकते हैं और अगर कुछ करना चाहते हैं अपने समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, तो एक उससे आपको अवसर मिलता है। जितना फायदा उठाते हैं ये आप निर्भर करता है। इसमें जितनी आपको मिलता है अवसर, वो शायद और किसी सेवा में नहीं मिलता है। इसलिए मुझे एक मौका मिला है और मैं एसडीएम से लेकर डीएम और कमिश्नर जिलों में रहा हूँ। मुझे भी सब याद है कि मैं 1990 में पहली बार डीएम एटा बना था, बहुत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र जी। उसमें अभी तक ये
संतुष्टि मिलती है वहाँ काम करके। उनके ऐसे एरिया थे जहाँ कोई रोड नहीं था, स्कूल नहीं थे, उस क्षेत्र में कोई अधिकारी जाना नहीं चाहता था, तो मैं वहाँ भी पैदल चलकर ग्रामीण क्षेत्र में पहुँचता था, लोगों की समस्या सुनता था और उसमें उनकी सुविधाएं देखकर या उनकी समस्या का समाधान करके जो आपको संतुष्टि मिलती थी या एक सेटिस्फेक्शन मिलता था, वो शायद कहीं आपको नहीं मिलता है। इसी तरह से बदायूं में भी मैं रहा जिलाधिकारी, वो भी एक बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, वहाँ भी अच्छा ये मौका मिला ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़ने का। और यहाँ तक कि अभी भी वहाँ का मेरा संपर्क बना रहता है कि जिस तरह से मैंने ग्रामीण क्षेत्रों में काम किया है, वो आज भी लोग भी याद करते हैं, मैं भी उनको याद करता हूँ। सर, आपने गौतम बुद्ध नगर यूनिवर्सिटी को संवारने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, तो मैं जानना चाहता हूं, जब आप गौतम बुद्ध नगर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे तो कौन सी ऐसी कड़ी चुनौतियां थी जो आपके सामने थी और आपने सहजता से उनको निपटाया और साथ में नए नए प्रयोग किए? मैं इससे पहले ये भी बताना चाहता हूँ, आईएएस में रहते हुए मैंने डिफरेंट पदों पे रहा। मुख्य रूप से मैं कुंभ मेला 98 का जो हरिद्वार में हुआ था, मैं वहाँ इंचार्ज था। इतना मेहनत किया है, ईश्वर की कृपा मैं कहूँगा कि पहली बार हरिद्वार कुंभ संपन्न हुआ था जिसमें कोई घटना नहीं हुई थी। उससे पहले जितने भी कुंभ हुए कोई ना कोई घटना होती रही है। उसके बाद मैं अयोध्या गाजियाबाद में कमिश्नर रहा, जबकि वहाँ जो भी डिस्प्यूटेड एरिया रहते थे वहाँ काम करने का मौका मिला, तो वो एक अच्छी उपलब्धि रही है। जब मैं आईएएस पे रहते हुए भी मैं शिक्षा के साथ जुड़ा रहा। मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया था, आईएएस में रहते हुए मैंने एमबीए किया, यूनिवर्सिटी से वहाँ गया, एमबीए किया। उसके बाद पीएचडी मैंने नागपुर यूनिवर्सिटी से आईएएस में रहते हुए किया। दो विशेष उपलब्धियां शिक्षा के क्षेत्र में मैंने की, पीएचडी किया और एमबीए था यूएस सेक्रेटरी लेवल पे। क्योंकि ये मेरी शिक्षा के क्षेत्र में उपलब्धि थी, मुझे गवर्नमेंट ने एक मौका दिया क्योंकि मैं एलिजिबल था वाइस चांसलर के लिए। मेरी एजुकेशन थी, मेरा इंटरेस्ट था, तो मुझे गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बना। जी, तो जिस समय यहाँ बने थे सर, उस समय जो परिस्थिति आपने देखी होंगी और उसके बाद आपने उनको दूर किया और कुछ नए प्रयोग किए, थोड़ा सा हमारे श्रोताओं को उसकी जानकारी दीजिए। मैं बताना चाहूँगा, उस समय गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी नई यूनिवर्सिटी बनी थी, बट इसमें यहाँ का जो वातावरण था बहुत ही अच्छा नहीं था। जो मुझे भेजा गया था, यही कहा गया था कि कई तरह की समस्या वहाँ है। शिक्षा के जो टीचर्स हैं उनके हैं, स्टूडेंट्स के हैं। उससे पहले दो जो कुलपति वहाँ रहे हैं, पहला रहे दूसरे रहे, दोनों को बीच में ही छोड़ना पड़ा, ज्वाइन करना पड़ा कि बहुत ही वातावरण अच्छा नहीं था। आपस में झगड़े, नारेबाजी, स्ट्राइक चलती रहती थी। जी, तो मैंने यहाँ कार्यक्रम ज्वाइन करने से सबसे पहले मैंने यही मेरा उद्देश्य था कि कैसे इस यूनिवर्सिटी के वातावरण को शांतिपूर्ण बनाया जाए, क्योंकि सबसे पहले वहाँ का वातावरण शांतिपूर्ण होना चाहिए शिक्षा के लिए। मैंने टीचर्स के साथ और स्टूडेंट के साथ ओपन मीटिंग लगातार उनसे वार्तालाप करता था, उनकी समस्याओं को समझा और उनको ये आश्वासन दिया कि जो उनकी समस्याएं टीचर्स की थी उनको दूर करने का दिया। और उनको जो मैं उसमें स्टेप ले रहा था, उनको उससे लगा कि हाँ उनकी समस्या दूर हो रही है, उन्होंने सहयोग किया। स्टूडेंट्स को मैं स्वयं जाता था हॉस्टल में, रात को के साथ बैठ करके बात खाना भी खाता था, सुनता था उनकी बात और वहीं कैंपस में रहता था। तो ये उनको लगा कि नहीं, ये यूनिवर्सिटी के हित के ये काम कर रहे हैं। तो दोनों का कॉन्फिडेंस मैंने वहाँ रहते हुए जीता। 6 महीने के अंदर ही वहाँ का एक वातावरण बड़ा ही स्वच्छ और शांतिपूर्ण हो गया था शिक्षा के क्षेत्र में। जी, उसके बाद शिक्षा के लिए सबसे बड़ा महत्वपूर्ण चीज रहती है वातावरण अच्छा होने के बाद एक कैसे क्वालिटी एजुकेशन दी जाए। मैंने देखा होगा कि क्वालिटी एजुकेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे वो स्कूल की एजुकेशन हो चाहे यूनिवर्सिटी की एजुकेशन। क्वालिटी एजुकेशन में सबसे पहले जैसे मैंने वातावरण की बात की, वहाँ का आपसी माहौल टीचर और स्टूडेंट का अच्छा हो। स्टूडेंट के साथ लगातार इंटरेक्शन से जो उनकी समस्या रहती थी, मैं उनके पेरेंट्स से भी बात करता था
तो एक सबसे बड़ा है कि कैसे ये वहाँ का माहौल अच्छा किया जाए। जी। और दूसरा जो टीचर्स के लिए था, क्वालिटी अच्छी, जो फैकल्टी अच्छी होनी चाहिए, उसमें क्वालिफिकेशन अच्छा होना चाहिए। ये मैंने पहले ये किया कि वहाँ क्वालिटी हो वो अच्छी तरह की। मैंने ऐसी क्वालिटी की फैकल्टी चयन करना शुरू किया जो IIT के समकक्ष उस तरह की क्वालिफिकेशन हो, उनकी हो, जिनका इंटरेस्ट हो। और सबसे बड़ा है कि उनको लगातार कोई ना कोई स्किल का मैं ऑपरेशन देता रहा। जो भी फैकल्टी पहले सिलेक्ट किया जो उसमें थी पहले से, जो उनमें कमियां थी उनको मैंने डिफरेंट जगह भेजना शुरू किया कि वहाँ वो सीखें कैसे नए स्किल कैसे किए जा सकते हैं, कैसे स्टूडेंट को पढ़ाया जाता है। तो उनमें जो कमियां थी वो दूर की और उनमें क्वालिटी टीचर्स में जो होने चाहिए वो इंश्योर की। और उसी तरह से जो टीचर्स में जो स्टूडेंट में थी उनके माहौल में वातावरण था उसको जी। तीसरा महत्वपूर्ण रहता है कि शिक्षा का कैसे अच्छी क्वालिटी को ट्रांसफर कैसे किया जाए जी। स्टूडेंट और टीचर्स का जो रिलेशन है इसमें बहुत महत्वपूर्ण रहता है। शिक्षा में नॉर्मली जब मैंने वहाँ इंटरेक्शन किया तो मैं क्लास में कभी बीच में पीछे बैठ जाता था तो टीचर्स का देखता था। तो शुरू में मेरा जो वहाँ का इम्प्रेशन था कि टीचर्स क्लास में लगातार पढ़ाए जा रहे हैं, अपना लेक्चर दिया और स्टूडेंट से बाहर निकल गए। अगर कोई क्वेश्चन भी पूछता था तो ज्यादा उनको इंकरेज नहीं करते थे। मैंने उसके बाद टीचर्स की ओरिएंटेशन लेना शुरू किया कि अब नए मेथड्स में जो स्टूडेंट टीचर्स का जो टीचिंग का जो तरीका बदल गया है विषय जी। अब वो जो पहले लेक्चर्स में पूरा रहता था कंसंट्रेशन की लेक्चर देना है, अब स्टूडेंट मुख्य धारा में आ गया है। स्टूडेंट को हमें कंसंट्रेट करना है, उस पर विचार करना है कि स्टूडेंट और टीचर का क्लास में लगातार इंटरेक्शन। टीचर पढ़ा रहे हैं तो स्टूडेंट बीच में पूछे, पहले पूछे कैसे इंटरेक्शन है। दोनों का इंटरेक्शन 2 वे होना चाहिए, पहले 1 वे होता था। अभी आपने न्यू एजुकेशन पॉलिसी में देखा गया कि इस चीज को बहुत दिया गया मेथड की क्वालिटी में स्टूडेंट सेंटर्ड एजुकेशन होनी चाहिए। हमें स्टूडेंट को ध्यान में रखकर उसको फोकस करना चाहिए, ना कि लेक्चर को करना चाहिए। तो ये मैंने उसमें शुरू किया था कि दोनों में इंस्ट्रक्शंस का हो, अच्छे लेक्चर्स का भी हो। दूसरा जो टीचिंग्स की और टीचिंग का जो प्रोसीजर है इसमें टीचर स्टूडेंट का जो मेथड है मेथोडोलॉजी के साथ साथ नई टेक्नोलॉजी का यूज भी बहुत जरूरी है जी। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में नई टेक्नोलॉजी आ गई है जिसके तहत लेक्चर्स केवल 1 वे नहीं होता है। आप डिफरेंट सिस्टम से, आप लैपटॉप से एक प्रेजेंटेशन स्टूडेंट को कैसे करते हैं, स्टूडेंट को टॉपिक दिया जाता है, वो तैयारी करते हैं, वो भी अपना प्रेजेंटेशन देते हैं, उस प्रेजेंटेशन को डिस्क्राइब किया जाता है। आप एक इशू को बनाते उसमें से केस स्टडी करते हैं। आप एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आपने किया, उसके ऊपर केस स्टडी किया जाता है कि क्या क्या इशू थे, स्टूडेंट उसको रिस्पॉन्स करते थे, कैसे स्टूडेंट उसको सॉल्व करना है, कैसे उनका स्टूडेंट कैसे इसको व्यू करते थे। फिर टीचर और स्टूडेंट के बाद में लास्ट में ये बनता था व्यू पॉइंट की क्या क्या पॉइंट हैं जो दोनों के जैसे हैं और जहाँ कंफ्लिक्ट होता था उसको सॉर्ट आउट किया जाता था। तो 2 वे इंस्ट्रक्शन में इससे क्वालिटी एजुकेशन का ट्रांसफर करना बहुत मैंने आवश्यक माना था, जिसको बहुत लागू किया था जी। इसमें नेक्स्ट पॉइंट जो किया गया था गेस्ट लेक्चर्स का, जो अच्छे यूनिवर्सिटी के इनफैक्ट बाहर की यूनिवर्सिटियों पे भी गेस्ट लेक्चर्स को बुला के उनके लेक्चर दिलाना शुरू किया था। स्पेशली मैंने ये किया कि NRI मोस्टली दिसंबर जनवरी में बहुत आते हैं, जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में है उनका यहाँ रहता है। उसमें भारत सरकार में जब मैं था तो भारत सरकार भी NRI का एक कन्क्लेव करते थे जनवरी के फर्स्ट वीक जी। उनका इंस्ट्रक्शन रहता था कैसे NRI का जो नॉलेज गेन किया है या उनकी कोई और स्किल्स है उसको हम अपने कंट्री में कैसे उनका फायदा उठा सकते हैं। तो मैंने जो वहाँ सीखा था एजुकेशन के क्षेत्र में जो उनके स्किल हैं उनका कैसा फायदा ले सकता था, तो मैंने उन पे टाई रखते थे डिफरेंट यूनिवर्सिटी पैसे। जब उनका प्रोग्राम भारत में बनता था दिसंबर जनवरी में, तो मैं कोशिश करता था उस समय उनके लेक्चर यहाँ अपनी यूनिवर्सिटी में डिफरेंट सब्जेक्ट में करा लिए जाए, ताकि उनका एक्सपीरियंस शेयर करके स्टूडेंट को बहुत एक ब्रॉड
टीचर भी लगती थी, और उनके इंटरेक्शन से करने से स्टूडेंट स्किल भी होते थे, प्लस उनमें कॉन्फिडेंस ज़्यादा आता था। तो ये तरीका जो था क्वालिटी एजुकेशन ट्रांसफर करने का, ये मैंने उसमें अडॉप्ट किया। सर, आपने कोई उस समय जब गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी के वीसी थे तो आपने कोई सपना देखा होगा कि गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी का जो लेवल है वो जेएनयू या देश की उन बड़ी यूनिवर्सिटी के समकक्ष हो, जिसमें बाहर से भी लोग आते हैं, अभी भी इसमें बहुत सारे स्टूडेंट बाहर के हैं। तो कोई ऐसा प्रस्ताव भी रखा है या आपके दिमाग में है कि गौतम बुद्ध नगर यूनिवर्सिटी में ये भी सिलेबस यहाँ लागू हो, ताकि उच्च शिक्षा केंद्र के रूप में ये विख्यात हो? ना, ये बहुत इनफैक्ट एक सबसे बड़ा जो अच्छा चीज गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी की है कि वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग वाला अच्छा। जी। मैंने कहा बिल्डिंग से यूनिवर्सिटी नहीं बनती है, आपको वहाँ फैकल्टी अच्छी करनी है, अच्छी एजुकेशन देनी है। तो फर्स्ट स्टेप अच्छा है। दूसरे तीसरे पे मैंने ये कहा कि इसका बहुत बाहर यूनिवर्सिटीज में इस तरह से प्रचार किया जाए, तो गवर्नमेंट भारत सरकार के जो कल्चरल डिपार्टमेंट हैं, फॉरेन अफेयर्स यूनिवर्सिटी हैं, उनसे टाई अप करके दूसरे देशों के एम्बेसडर्स की मैंने मीटिंग की थी अपनी यूनिवर्सिटी में, और उन सभी को लेटर लिखे थे पूरा ब्रोशर यूनिवर्सिटी का देकर कि हमारी यूनिवर्सिटी में क्या क्या अच्छी चीजें हैं, क्या ये हैं। तो काफी यूनिवर्सिटीज के पहली बार यहाँ स्टूडेंट आने लग गए थे। ये जब तक मैं वाइस चांसलर था, उसमें 150 से ज्यादा स्टूडेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में डिफरेंट कंट्री से वहाँ पे आने लग गए थे। उनके लिए स्पेशल हॉस्टल हमने अरेंज किया था, स्पेशल उनके लिए मैच चलाते थे, और वहाँ उनके एम्बेसडर आके देखते थे किस तरह से अच्छा किया गया है। दूसरा, इस यूनिवर्सिटी को बहुत अच्छा था, इसको एक अच्छा सेंट्रल यूनिवर्सिटी या एक दूसरी यूनिवर्सिटी के लिए मैंने प्रस्ताव भेजा था, लेकर सेंट्रल यूनिवर्सिटी इसको बना देता है, और इसमें जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है यूएस की या दूसरी स्टैनफोर्ड है, उसके साथ टाई अप करके किया जाए। टाई अप करके एक बहुत बड़ा सेंटर बन सकता था, क्योंकि बाहर जब उनके मैंने यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर को बुलाया था, तो उनका पहला इंप्रेशन था कि ये यूनिवर्सिटी का कैंपस एटमॉस्फेयर इतना अच्छा है जो किसी भी विदेशी यूनिवर्सिटी से कंपेयर की तुलना इसकी की जा सकती है। जी। ये एक सपना था जो मैं गवर्नमेंट को अपनी तरफ से भेजा भी था कि इसको इस तरह से लिंक किया जाए, और यहाँ हार्वर्ड और उनके साथ अगर टाई अप कर दिया जाता है तो इसका नाम एक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस यूनिवर्सिटी का नाम हो सकता है। एक बहस और चली सर, जो जैसे चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मान्यता देती है, जो कॉलेज एफिलिएटेड उससे होते हैं, संबद्ध रहते हैं, तो जितने भी इस ज़िले के आसपास के गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर या बुलंदशहर ज़िले के जितने भी बड़े कॉलेज हैं, उन सबको इससे संबद्ध किया जाए, इस तरह की भी बातें उठी हैं, तो इससे आप कितने सहमत हैं? नहीं, ये उस समय जो गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी जब स्थापित की गई थी, तो उसमें जो भी सोचा, उसमें जिन्होंने एक्ट बनाया था, ये सोचा गया था कि ये स्टैंड अलोन यूनिवर्सिटी अपनी एक कैंपस यूनिवर्सिटी रहेगी, कोई एफिलिएट कॉलेज के साथ नहीं रहेंगे, ये एक्ट में लिखा था। अच्छा। परंतु जब मैंने किया और ये सारी सिचुएशन देखी, तो उसमें मैंने गवर्नमेंट को ये प्रपोजल भेजा था कि इस एक्ट में ये संशोधन किया जाए। 2 संशोधन के लिए लिखा था। एक तो ये यूनिवर्सिटी इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के साथ एफिलिएट थी, तो उस समय इनिशियली इनका बजट नोएडा, ग्रेटर नोएडा यूनिवर्सिटी द्वारा, नोएडा अथॉरिटी या ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी द्वारा वहन किया जाता था। इसका ये हुआ, इसको हायर एजुकेशन के साथ संबंध किया जाए। नंबर 2, इस एक्ट की इस क्लॉज में संशोधन किया जाए कि इसके साथ अफिलिएट कॉलेज भी हुए जाए। उसका 2 फायदा था। एक तो अफिलिएट कॉलेज साथ होंगे तो यूनिवर्सिटीज में फाइनेंशियल स्थिति अच्छी होगी, उनके जब अच्छा फाइनेंशियल हो गए तो ये स्पेंड कर सकते हैं, इंटरनेशनल MOU साइन कर सकते हैं। तो ये प्रपोजल उसी समय चला गया था कि इसमें संशोधन करके हायर एजुकेशन में इसको संबंध किया जाए, और आसपास के सभी जर्नल यूनिवर्सिटी बहुत बड़ा है, तो साथ वाले नोएडा, गाजियाबाद, बुलंदशहर के जितने कॉलेजेस हैं, वो लोग सभी कॉलेजेस इस यूनिवर्सिटी से संबंधित कर दिए जाए। जी। तो यूनिवर्सिटी का स्टेटस भी होगा और इसकी स्थिति भी अच्छी होगी, तब ये मैच कर सकती है। उसी तरह के प्रपोजल चले हैं, और ये अभी ये विचाराधीन है, और इसमें शायद काफी अच्छी प्रोग्रेस हो गई है, ये होने वाली है। सर, एक चीज़ और पूछ रहा था मैं कि नई शिक्षा नीति आई है,
और आपने शायद इस पे कुछ स्टडी भी किया होगा। तो नई शिक्षा नीति आज के रूप में, जो आज का जो बदलता दौर है, हमारा औद्योगिकरण इस समय बढ़ रहा है लगातार, तो उसके हिसाब से कितनी उपयोगी है, और जो पुराना सिस्टम है हमारा BA, BCom, BSc वाला, उसमें कितने बदलाव की ज़रूरत है? आपने शिक्षा के क्षेत्र में इतना महत्वपूर्ण काम किया है। जी। नई शिक्षा नीति में बहुत ही अच्छे इसमें प्रपोजल रखे गए हैं, और नई शिक्षा नीति मुझे खुशी है कि वो धीरे धीरे लागू भी हो रही है। हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बनाने का वो भी अभी बन रहा है। मैं पढ़ रहा था कि बहुत ही जल्दी लागू हो जाएगा, पार्लियामेंट में अगले सेशन में पास हो जाएगा। तो इसमें एक तो एजुकेशन के बहुत ही UGC है, AITC, कई तरह की इस तरह की इंस्टीट्यूशंस हैं, तो एक कमीशन हो जाएगा तो अच्छा होगा। नंबर 2, यूनिवर्सिटी में अभी केवल आप डिग्री का, अभी हायर एजुकेशन में 2 चीजें मैंने जो नोट किया था जी। एनरोलमेंट अभी भी बहुत कम है, 25% है। हायर एजुकेशन में क्यों नहीं जा रहे हैं, जिसको हम कहते हैं एम्प्लॉयबिलिटी का प्रतिशत अभी 15% से ज्यादा नहीं है, क्योंकि हम जो एजुकेशन देते हैं वो विश्व की एजुकेशन से अगर हम तुलना करें तो उसमें लोगों को वो स्किल नहीं मिलते हैं जिनको सीधी नौकरी मिल जाए। आप IIT दूसरे इंस्टीट्यूट्स को या जो मैनेजमेंट के दूसरी टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं उनको छोड़ दीजिए, वहाँ के अलावा नीचे में बाकी जो कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, उसमें प्लेसमेंट क्यों नहीं होता है? क्योंकि हम वो स्किल उस हिसाब से तैयार ही नहीं करते हैं स्टूडेंट्स को। तो नई एजुकेशन में सबसे बड़ा है कि कोई भी स्टूडेंट एक फील्ड में, तो 4 साल का जो कोर्स इसमें होगा, चाहे वो इंजीनियरिंग का है, वो 1 साल के बाद अपना सब्जेक्ट बदल सकता है, क्रेडिट ले सकता है, चेंज कर सकता है, एक सब्जेक्ट ऐड कर सकता है, कोई दूसरा ले सकता है। इसलिए फ्लेक्सिबिलिटी नंबर 1 की गई है। स्किल पे इसमें जोर दिया गया है कि स्किल डेवलपमेंट इसमें ज्यादा किया जाएगा ये। और तीसरा सबसे बड़ा, यूनिवर्सिटीज में क्वालिटी एजुकेशन जो मैंने कहा कि अच्छा बहुत अच्छी फैकल्टीज और टीचिंग का जो मेथड है वो चेंज किया जाएगा। फ्लेक्सिबिलिटी और सिलेबस में मैंने कहा कि एक सिलेबस डाल दिया है, वही पढ़ के एग्जाम देना नहीं है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी ऐड कर दी गई है एज पर नीड। तो ये जो चीजें ऐड की गई हैं, जिससे जो रिक्वायरमेंट है एजुकेशन के जो भी चीजें हैं, जो मैंने यहाँ इंट्रोड्यूस उसी में किया था, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम मैंने उसी में लागू कर दिया था, जो अभी हायर एजुकेशन में ऐड किया गया है कि आप अपनी चॉइस के हिसाब से सब्जेक्ट लेकर अपना सिलेबस चालू कर सकते हैं। उसमें UGC से परमिशन दिया गया था इस चीज के लिए, तो वो हायर एजुकेशन में दिया गया है। और हायर एजुकेशन का जो नई एजुकेशन पॉलिसी है, इसमें देखा होगा कि यूनिवर्सिटी, एकेडमिक यूनिवर्सिटी, और वहाँ भी उन्होंने एक किया है, और दूसरी जो रिसर्च ओरिएंटेड यूनिवर्सिटी है, और तीसरी इसमें दोनों चीजें, ये भी बहुत जरूरी है। क्योंकि बाहर यूनिवर्सिटी में जब हमारी रैंकिंग होती है तो जो रिसर्च वाला सेक्टर्स है वो हमारा बहुत कमजोर रहता है जी। हमारी फैकल्टी, इसलिए मैंने क्या था, हमारी फैकल्टी मैंने जो रिक्रूट की थी वो सभी मिनिमम PhD दूर थी, क्योंकि PhD की फैकल्टी होगी तो वो PhD के स्टूडेंट रख सकते हैं। PhD के स्टूडेंट रखेंगे तो रिसर्च को बढ़ावा मिलेगा, और यूनिवर्सिटी में जिसमें रिसर्च को बढ़ावा मिलेगा उसकी रैंकिंग में इम्प्रूव होती है, और रिसर्च आपका इंटरनेशनल लेवल पे भी रिकॉग्निशन अच्छा करती है। तो इसलिए ये हायर एजुकेशन में भी रिसर्च को बहुत बड़ा महत्व दी गई है, रिसर्च इसमें होना चाहिए। तो हायर एजुकेशन में ये सब चीजें हैं, बट अभी इसमें इम्प्लीमेंटेशन होना शुरू हुआ है। तो उम्मीद है कि ये सारे पॉइंट जब इम्प्लीमेंटेशन हो जाएंगे, लागू हो जाएंगे, तो हायर एजुकेशन में इससे सुधार अवश्य है। एक सर आखिरी सवाल ये है, क्योंकि आप शिक्षा से जुड़े हुए हैं, तो मैं प्राइमरी स्तर की शिक्षा के बारे में आपसे पूछना चाहता हूँ कि प्राइमरी स्तर पर 2 तरह की शिक्षा है, एक प्राइवेट स्कूल की, एक सरकारी स्कूल की, और उसमें बहुत सारी संख्या में ऐसे लोग हैं जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं, लेकिन वो महंगी शिक्षा की वजह से, महंगी फीस की वजह से वो उनमें दाखिला नहीं ले पाते हैं। तो इस स्तर से क्या समान शिक्षा पाठ्यक्रम प्राइवेट और सरकारी में लागू होना चाहिए, ताकि प्रतिभाएं कुंठित ना हो और उनको मौके मिलें आगे बढ़ने के? जी। एजुकेशन हम जब कहते हैं कि फ्री एजुकेशन 6 से 16 साल का, उससे गवर्नमेंट 3 से 14 साल तक का, फ्री एजुकेशन से हमारा क्या मतलब? इससे सबसे बड़ा है कि पहले शिक्षा आपके घर के पास उपलब्ध होना, बात कर रहा हूँ। तो स्कूल गवर्नमेंट ने जरूर बनाए हैं, प्राइवेट भी बन गए हैं, अभी गवर्नमेंट के भी बने हैं। जैसे मैंने कहा कि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, स्कूल की बिल्डिंग है, फर्नीचर है, अच्छी चीजें होनी चाहिए जी। स्कूल आपने किया है, इसमें प्रगति अच्छी हुई,
पर दूसरा जो पॉइंट है कि उसमें समानता बहुत जरूरी है। तो जो आप एजुकेशन दी है, अफोर्डेबिलिटी कितनी है जी, वो आदमी हमने फ्री कर दिया है, पर कितना अफोर्ड कर सकता है। स्कूल में फ्री है, फिर वहाँ अच्छी एजुकेशन नहीं है, प्राइवेट में अफोर्ड नहीं कर सकता है। हमें 16-14 साल तक प्राइवेट में है, अच्छा है, अफोर्डेबिलिटी होनी चाहिए कि आदमी उस शिक्षा को ग्रहण करने के सक्षम हो। अगर नहीं है तो गवर्नमेंट ये व्यवस्था करे कि उनकी शिक्षा फ्री करे, चाहे वो प्राइवेट में करना चाहे या एजुकेशन उसमें करना चाहे। क्योंकि अगर प्राइवेट वहाँ अच्छा तो उसके इक्विवेलेंट करो, अगर प्राइवेट अच्छा नहीं है तो प्राइवेट में उनकी व्यवस्था होनी चाहिए ताकि वो आदमी अफोर्ड कर सके। अफोर्ड तभी करेगा अगर गवर्नमेंट मदद करेगी, उसके पास नहीं है। इसलिए ड्रॉप आउट क्यों होता है? वो आदमी वो नहीं कर सकता, उसको घर की जिम्मेदारी के लिए लेबर करनी, मजदूरी करनी है, वो कर नहीं सकता है तो स्कूल में जाता है, फिर वो स्कूल छोड़ देता है। तो वो अगर रोकना है हमें तो गवर्नमेंट को उसको उन लोगों को फैमिली इनकम चाहे बढ़ाएं या उनकी एजुकेशन जब फ्री करें तो वो अफोर्डेबिलिटी होनी चाहिए। तीसरा जो यूनिवर्सलाइजेशन एजुकेशन से सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि उसमें जेंडर इक्वलिटी हमें ध्यान देना है कि लड़कियों की एजुकेशन वो ड्रॉप आउट ना करें, उनकी उपलब्धता हो, स्कूल नियरेस्ट उनको मिले। और फिर सबसे बड़ा है कि जो डिफरेंस रहता है कि एक शहरी क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्रों में वहाँ बच्चे इंग्लिश ज्यादा पढ़ते हैं, अगर वहाँ बच्चा इंग्लिश नहीं पढ़ा है, हिंदी वाला है, तो हम उसकी समानता कैसे करें? जिसको कहते हैं कि हम इक्वलाइजेशन एजुकेशन का तभी कर पाएंगे जो इस तरह के बच्चे हैं उनको उनके साथ कैसा जोड़ना है वो तभी पॉसिबल है कि अगर उनको मिला के या तो या उनको अलग से क्लासेस लगाई जाए, उनको स्पेशल कोर्सेज किए जाएं, उनको उनके बराबर लाया जाए। ऐसा नहीं है कि उनको बराबर तभी वो कम्पीट कर पाएंगे, उनको बराबर एजुकेशन दी जाए। बराबर एजुकेशन तभी दे पाएंगे, उतना माहौल बनाए, उनको ऐसी शिक्षा दें, एक्स्ट्रा कोर्सेज उनके लिए चलें ताकि वो दूसरों के साथ कम्पीट कर सकें, तब इसका फायदा। जी, नोएडा लोकमंच का जो कार्य है उसके बारे में सर आप थोड़ा सा अपने विचार बताइए। मुझे खुशी है कि मैं नोएडा लोकमंच से जब मैं कुलपति था उसी से मैं जुड़ा हूँ, और इसमें क्योंकि नोएडा लोकमंच एजुकेशन क्षेत्र से जुड़ा है, 5-6 जगह उनके स्कूल हैं, मैंने सभी स्कूल विजिट किए, उनमें अपने सुझाव दिए कि कैसे करना है। हेल्थ से भी जुड़ा हूँ क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर एजुकेशन शिक्षा अच्छी है और स्वास्थ्य अच्छा है तो उस राष्ट्र के और समाज के विकास में कोई नहीं रोक सकता है। ये दो मुख्य चीजें हैं जिससे समाज और राष्ट्र का विकास होता है। इन दोनों क्षेत्र में अच्छा काम कर रहा है। इसके अलावा बाकी चाहे वो नेचुरल क्लाइमिटी है, दूसरे जरूरत लोगों को है, चाहे किसी तरह की है, उन सभी क्षेत्रों में चाहे पब्लिक एजुकेशन है, पब्लिक लाइब्रेरी के माध्यम से मैनेज कर रहे हैं, तो वो सभी क्षेत्र जो कि समाज और राष्ट्र के विकास के लिए जरूरी है, उनमें नोएडा लोकमंच जुड़ा हुआ है। इन्हीं नोएडा मंच के उद्देश्य और उनके ये देखते हुए ही मैंने लोकमंच से जुड़ने का भी ये निश्चित किया था, तब से जुड़ा। आपने रेडियो नोएडा लोकमंच को समय दिया, अपने अनुभव के साथ शेयर किए, कई शिक्षा के क्षेत्र में कुछ सुझाव दिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद, मुझे भी बहुत खुशी हुई है कि मैं लोगों के साथ जुड़ सका, चाहे शिक्षा या हेल्थ किसी के माध्यम से। मुझे बहुत खुशी, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे पूर्व IAS और गौतम बुद्ध नगर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर JP शर्मा जी को, जिन्होंने हिमाचल प्रदेश से बाहर निकलकर न केवल उच्च शिक्षा प्राप्त की बल्कि सिविल सर्विस एग्ज़ाम पास किया, PhD भी की और गौतम बुद्ध नगर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के पद तक पहुँचे। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अपने अनुभवों को हमारे साथ शेयर किया। हमारे श्रोताओं को उनकी ये बातचीत ज़रूर पसंद आएगी, ऐसा मुझे विश्वास है। आप सुनते रहिए रेडियो नोएडा लोकमंच, आपकी अपनी आवाज़। धन्यवाद।